हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज पीसीएस मंत्रा का टेस्ट नंबर 9 का पहला पार्ट इस चैनल पर करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन यूनानी लेखक और उनकी कृतियों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। पहला है टालमी मतलब जियोग्राफी का, दूसरा है प्लिनी नेचुरल हिस्टोरी का, सी है कासमास अनाबेसिस इंडिका, चौथा है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी अज्ञात ग्रीक। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका सी, कासमास अनाबेसिस इंडिका। अगला क्वेश्चन से पहले बताने जा रहे हैं कि आप जिसको जिसको पीसीएस मंत्रा का पीडीएफ चाहिए टेस्ट सीरीज का, तो दीक्षा पीसीएस सर्च करके टेलीग्राम पर जाके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंचाई साधन के रूप में रहट के इस्तेमाल का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? बादामी शिलालेख, मंदसौर अभिलेख, मणि मंगलम अभिलेख, अयोध्या अभिलेख। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है मंदसौर अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है? ये तो हम पहले ही टेस्ट सीरीज में इसका आंसर मतलब क्वेश्चन बता दिए हैं, ये रिपीट क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका सी, 7वें मंडल में, क्योंकि ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का विवरण दिया गया है। ये युद्ध रावी नदी के तट पर भरत वंश एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। युद्ध भूमि पंजाब के आसपास का क्षेत्र तथा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर विशिष्ट को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक ने कहा कि मौर्य शासक अपना कोष भरने के लिए देवी देवताओं की प्रतिमा बाजारों में बिकवाते थे? शूद्रक, पतंजलि, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका पतंजलि, क्योंकि लगातार दान देने के कारण मौर्यों कोष लगभग खाली हो गया था। पतंजलि कहते हैं कि अंतिम चरण में मौर्य शासकों को अपना खर्च पूरा करने के लिए सोने की प्रतिमाएं गलानी पड़ी है और मौर्य शासक अपना कोष भरने के लिए देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बाजारों में बिकवाने लगे हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग, बोधगया, पाटलिपुत्र, बनारस। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है बोधगया, क्योंकि श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने बोधगया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मेरूर शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजवंश के प्रशासक से संबंधित है? तो है आपका चोल वंश से। अगला क्वेश्चन है, कुमारगुप्त का कौन सा अभिलेख उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो है आपका तुमैन अभिलेख, ये उत्तर प्रदेश से नहीं है। तब कहाँ से है आपका? ग्वालियर मतलब एमपी से, ग्वालियर, ठीक। और बाकी सब यूपी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसे किस एक का निर्माण शाहजहां के राज्यकाल में नहीं किया गया था? तो यह है आपका किला एक कुहना मस्जिद। ये शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य के क्षेत्र में उल्लेखित प्रगति हुई जो स्वर्णकाल के स्तर तक पहुंच गई थी। इस काल में मस्जिद निर्माण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। शाहजहां ने आगरा की किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था और शाहजहां ने लाल बलुआ पत्थर से दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। साथ ही दिल्ली स्थित लाल किले में रंग महल का भी निर्माण करवाया, जबकि किला एक कुहना को पुराने किले में शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। ये शेरशाह सूरी द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन है,
निकोलो द काउंटी, अब्दुल रज्जाक, निकितीन और नूनीज ने किस साम्राज्य की यात्रा की थी? तो ये है आपका विजयनगर का साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है, नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन का भू राजस्व को नगद वसूलने के पीछे यही उद्देश्य था कि वह अपने सिपाहियों को नगद वेतन दे सके। इस वेतन से सैनिक अपना गुजारा, घोड़े की देखरेख तथा सामान को दुरुस्त रखता था। नगद वेतन देने वाला यह सल्तनत का पहला सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों को उनके पहले से बाद के कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम रखें। पहला है माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका डी 3, 1, 2 उसके बाद, क्योंकि रामानुजाचार्य ने 12वीं शताब्दी, उसके बाद वल्लभाचार्य जो थे 15वीं शताब्दी में थे और माधवाचार्य आपका 14वीं शताब्दी में थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी, पटवारी, मलिक, रावत। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका ए, मतलब चौधरी, क्योंकि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। आमिल, पटवारी, चौधरी, मुकद्दम, कानूनगो इत्यादि पैतृक अधिकारियों की सहायता से भू राजस्व वसूल करते थे। अगला क्वेश्चन, होठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन वो लगातार शब्द देके पूछता रहता है। तो हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका सी, मतलब दोनों सही है, क्योंकि हठ योग चित्त वृत्तियों के प्रवाह को संसार की ओर से रोककर अंतर्मुखी करने की एक प्राचीन भारतीय साधन पद्धति है जो वर्तमान में भी प्रचलित है। यह शैव धारा से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? अबुल फजल, तानसेन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद कासिम। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका मोहम्मद हुसैन, क्योंकि अकबर ने कश्मीर के ग्रंथकर्ता मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी, जिसका अर्थ था सुनहरी कलम। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो वह है आपका जहांगीर, क्योंकि मुगल शासक जहांगीर ने अपने सिक्कों पर टकसाल का नाम एवं अपनी छवि अंकित करवाई। इसने निसार नामक सिक्का चलवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी द्वारा 1918 में मिनिमम रोलेट बिल्स तैयार किए गए थे? तो ये आपका सीडिसन कमेटी कब आई थी? तो ये आपका 1918 में। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द इंडियन मुसलमान के लेखक कौन है? तो है आपका विलियम हंटर, क्योंकि 1871 में विलियम हंटर द्वारा इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक की रचना की गई है। इस पुस्तक के लिखने का उद्देश्य उपनिवेशवादी प्रचार था, जिसने शिक्षा और रोजगार में पिछड़ेपन के शिखर एक समरसत समुदाय की गलत छवि पेश की है। अगला क्वेश्चन है,
कथन 1909 का माल्य मिंटो सुधार अधिनियम किसी भी भारतीय राजनीतिक समूह के संतुष्ट नहीं कर सकता था। इस अधिनियम में समिति स्वशासन का प्रावधान किया गया था। तो इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो जो इसका कथन है सी, कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि 1909 के माल्य मिंटो सुधार अधिनियम किसी भी भारतीय समूह को संतुष्ट नहीं कर सका था, क्योंकि इस समिति स्वशासन का प्रावधान किया गया था। यही कारण था कि अगले 10 वर्ष में इसे संशोधित करके मॉन्टे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दल संस्थापक भारतीय बोल्शेविक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, अतिवादी लोकतंत्र दल। तो इसमें मिलान करने के लिए दिया है, तो जो इसका आंसर होगा वो आपका 1 और 2 सही है मिलान, बाकी यह तीसरा ऑप्शन गलत है। क्या अतिवादी लोकतंत्र है? अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना जो है 1940 में किया गया था। M.N. राय द्वारा की गई थी, अजित राय नहीं, इसके बाद M.N. राय द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1940 में। अगला क्वेश्चन है, कथन लाला लाजपत राय स्वराज दल बनाने में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू का सहयोग किया। लाला लाजपत राय केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल की ओर चुने गए थे। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका बी, मतलब ऑप्शन दोनों सही, क्योंकि लाला लाजपत राय गांधी जी द्वारा आदयोग आंदोलन के वापस लेने के फैसले के संतुष्ट नहीं थे, अतः उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू का सहयोग किया। वह स्वराज पार्टी की ओर से केंद्रीय विधानसभा के लिए भी चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन, 1918 का दिल्ली अधिवेशन, 1908 का मद्रास अधिवेशन। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका ए, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी दी गई थी? असेंबली बम कांड, लाहौरी षड्यंत्र केस, काकोरी कांड, दिल्ली षड्यंत्र केस। इसका जो आंसर होगा वो है आपका बी, लाहौरी षड्यंत्र केस। ये कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया, इसमें पूछ रहा है कौन सा समाचार पत्र पत्रिका संपादन गांधी जी द्वारा किया गया था? तो ये आपका 2 और 3, नवजीवन और यंग इंडिया। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि नवजीवन गुजराती मासिक पत्रिका, यंग इंडिया अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन गांधी जी द्वारा किया गया था, जबकि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का संपादन दक्षिण अफ्रीका में मनसुख लाल नजर द्वारा किया गया था। गांधी जी ने इसके प्रकाश में सहयोग की भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। हिल्टन यंग कमीशन, व्हिटले कमीशन, बटलर समिति, ली कमीशन। इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो है आपका बी, व्हिटले कमीशन प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित। तब किससे संबंधित है? तो राजकीय श्रम आयोग था। इस उद्देश्य भारत के श्रम की विशेष परिस्थितियों की जांच करना था। प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित आयोग का स्थापना A.D. लिंडसे की अध्यक्षता में की गई थी। इसे लिंडसे आयोग भी कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समानांतर मालाबार में किस कांग्रेसी नेता द्वारा नामक कानून को तोड़ा गया था? सी राजगोपालाचारी, गोप बंधु चौधरी, के कल्पन, लक्ष्मण आचार्य। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका सी, के केल्पन
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मुस्लिम लीग द्वारा साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया गया था? तो जो इसका आंसर होगा मुस्लिम अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग द्वारा साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया गया था, जबकि सफ़ी गुट साइमन कमीशन के समर्थन में था। इसके अतिरिक्त मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की न्यून एनिस्ट पार्टी भी साइमन कमीशन के समर्थन में थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी द्वारा ढाका में दीपावली संघ की स्थापना की गई है? कल्पना दत्त, दुर्गा देवी, लीला नागराय, बीना दास। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका सी, लीला नागराय। अगला क्वेश्चन है, वेवेल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिषद में हिंदू मुस्लिम की संख्या बराबर होनी चाहिए थी। परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। इसमें पूछ रहा कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन दोनों सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अठारह का रिपन प्रस्ताव संबंधित था दसी शिक्षा से, स्थानीय निकायों के विकेंद्रीकरण से, न्यायालय में भारतीयों की नियुक्ति से, लोक निर्माण के विस्तार से। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका बी, स्थानीय निकायों के विकेंद्रीकरण से, क्योंकि 1882 का रिपन प्रस्ताव स्थानीय निकायों के वृत्ति विकेंद्रीकरण से संबंधित था। लॉर्ड रिपन के अनुसार प्रांतीय सरकारें इस दिशा में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा चलाए गए खेड़ा सत्याग्रह के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। खेड़ा 1918 में हुआ था। ठीक। तो पहला इसमें है, गांधी जी के अनुसार सरकार के द्वारा लगान की दर को आधी किया जाए। वल्लभ भाई पटेल द्वारा सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी थे। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ए सही, केवल ए सही है, क्योंकि खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी किसानों का लगान माफ किए जाने को लेकर सत्याग्रह किए थे, क्योंकि अकाल संहिता में यह प्रावधान था कि यदि 1/4 मतलब 1/4 न हुआ हो तो किसानों का लगान माफ कर दिया जाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी थे। इनके अलावा शंकर लाल बैंकर, अनसुईयाबेन, महादेव देसाई भी गांधी जी के सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन है, बादलों और कोहरे का सफ़ेद होना प्रकीर्णन का उदाहरण है। यह निम्न में से किस प्रकीर्णन का उदाहरण है? तो है आपका मी प्रकीर्णन। प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो रास्ते में पड़ने वाले धूल आदि के कणों से टकराने के कारण इसका प्रकीर्णन हो जाता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रंग संवेदनशील है? पीला हरा, हरा नीला, नीला पीला, लाल हरा। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका ए, पीला और हरा, क्योंकि मनुष्य के नेत्रों के लिए पीला तथा हरा रंग अत्यधिक संवेदनशील है, जबकि लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? सरौता, चिमटा, एक पहिया कूड़ा गाड़ी या साइकिल की ब्रेक। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका साइकिल की ब्रेक, ऑप्शन डी है, क्योंकि उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे कार्य को आसान कर देती है। इसका दक्षता 100% से कम होती है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। उत्तोलक प्रायः 3 श्रेणियों में विभक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारी हथौड़े द्वारा गहराई तक कील को गाड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण का नियम, संवेग, आवेग, जड़त्व का नियम।
तो जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा सी, आवेग। क्योंकि जब कोई नियत बल किसी वस्तु पर एक निश्चित समय अंतराल के लिए कार्य करता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को इस बल का आवेग कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड अथवा किग्रा मीटर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है एसी डीसी परिवर्तन करने की युक्ति है। इन्वर्टर, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर। तो जो इसका आंसर होगा वो है रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, वाट। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है डी, वाट। क्योंकि वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है, यह शक्ति की इकाई है। इसके अतिरिक्त सभी इकाई ऊष्मा की है। अगला क्वेश्चन है एंडोस्कोपी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि की तीव्रता सबसे ज़्यादा है? फायर प्लेन, सायरन, मिसाइल, मशीन गन। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा मिसाइल, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? गाइगर मूलर काउंटर, क्यूरी, बैकुरल, रोइंटजन। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका बी, क्यूरी। क्योंकि रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी ने ही रेडियम तत्व की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है निम्न जोड़े का मिलान करें। वोल्टेज अंतर, प्रवाह, जलसेक, चालकता। तो इसमें जो आंसर होगा आपका मिलान करने के लिए दिया है। तो इसका होगा जैसे ए का क्या होगा, जैसे वोल्टेज अंतर क्या है, वोल्ट होगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रवाह का एम्पियर होगा, जलसेक का क्या होगा, कुलम्बन होगा, अचालकता का एमएचओ होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका सी, ऑप्शन 1 और 2 ये आपका कथन सही है। क्योंकि गुलाबी क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित नहीं है। तब किससे संबंधित है ये आपका? गुलाबी क्रांति का संबंध जो है मांस उत्पादन से नहीं है, तो बल्कि ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। ऐसे श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ओलेरीकल्चर निम्न में से किससे संबंधित है? फल की खेती, फूल की खेती, सब्जी की खेती, जैतून की खेती। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है सब्जी की खेती। क्योंकि ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती से संबंधित है, जबकि फलों की खेती को हार्टिकल्चर, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर और जैतून की खेती को ओलीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विशेषता चेस्टनट मृदा से संबंधित नहीं है? तो जो इसका आंसर होगा आपका ए, यह मृदा नदियों की घाटियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विशेषता टुंड्रा जलवायु से संबंधित नहीं है? निम्न वायुदाब, ध्रुवीय पवनें, उच्च वार्षिक तापांतर, निम्न आर्द्रता। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका निम्न वायुदाब।
क्योंकि टुंड्रा जलवायु को सामान्यतः ध्रुवीय जलवायु भी कहा जाता है। इसका विस्तार ध्रुवों के आसपास के क्षेत्रों में होता है। यहाँ हवाएं ठंडी होकर नीचे बैठती है, जिसके कारण यहाँ उच्च वायुदाब पाया जाता है। ध्रुवीय पवने 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक तापांतर और निम्न आर्द्रता आदि यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस प्रकार की होती है? संवहनी वर्षा, परिवर्ती वर्षा, चक्रवाती वर्षा, वाताग्रीय वर्षा। तो जो इसका आंसर होगा बी, परिवर्ती वर्षा। जब आर्द्रता युक्त पवनों के मार्ग में कोई पर्वत आता है तो पवनें ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती है और ठंडी होने लगती है, जिससे संघन और वर्षण की क्रिया होती है, जिसे परिवर्ती वर्षा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा इसी प्रकार से होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मेघ को चक्रवात का सूचक कहा जाता है? तो ये आपका पच्छाव मेघ के, क्योंकि पच्छाव मेघ को चक्रवात का सूचक मेघ कहा जाता है। ये मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं और इनकी रचना हिमकणों से होती है। ये मेघ सामान्यतः वर्षा नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है? नॉर्वेस्टर, ब्रिकफील्डर, जोंटा, सेटा, एना। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका बी, ब्रिकफील्डर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती ऊंचाई के साथ वायुदाब में वृद्धि होती है, कमी आती है, पहली वृद्धि होती है फिर कमी आती है, पहले कमी आती है फिर वृद्धि होती है। तो जो इसका आंसर होगा पहले कमी आती है। ठीक, इसका आंसर होगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वन के बारे में सही नहीं है? यह खारे जल के प्रति सहनशील होते हैं। इन वनों से मजबूत लकड़ियां प्राप्त होती हैं। यह प्रदूषण कम करने में उपयोगी होते हैं। यह क्रमिक बाढ़ और शुष्कता के प्रति सहनशीलता नहीं होती है। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका डी, यह क्रमिक बाढ़ और शुष्कता के प्रति सहनशील नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कणों की बनावट महीन होती है, इसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सी ऑप्शन 1 और 3 है ये आपका सत्य है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है तो काली मिट्टी में नहीं पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वारी उद्वेलन से निकलने वाला लावा के जम जाने से होता है, इसलिए इसमें ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। और उपयोग। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो है आपका सी, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल रोपण कृषि के अंतर्गत आती है? तो है आपका उपयुक्त सभी, रबड़, नारियल, कहवा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो ये आपका चना, ये आपका खरीफ का फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोहा मुख्य तौर पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में, आर्किन क्रम की चट्टानों में। तो जो इसका आंसर होगा आपका बी, धारवाड़
क्रम की चट्टानों में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये आपका यूरेनियम उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी। क्योंकि झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र देश का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। ये यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि देश में झारखंड के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस पीट। तो जो इसका आंसर होगा बी, लिग्नाइट। क्योंकि लिग्नाइट कोयले की इसकी गुणवत्ता के कारण भूरा कोयला कहा जाता है। इसमें कार्बन की उपस्थिति मात्रा 40 से 60% प्रतिशत पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के नेवेली लिग्नाइट कोयले का प्रमुख क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक आधारभूत उद्योग है। यह एक फुट लूज उद्योग है। इसकी स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में की जाती है। तो जो इसका आंसर होगा आपका सी, 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो है आपका सभी, बांस, रैक्स, सवाई घास। ठीक, क्योंकि कागज उद्योग एक वजनहास उद्योग है जिसमें कच्चे माल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में कागज उद्योग के कच्चे माल के रूप में मुलायम लकड़ी, बांस, सवाई घास, रैक्स आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? मुर्मुगाओ, नुआहा सेवा, तूतीकोरिन, न्यू मंगलोर। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन तब कहाँ पर है ये? तो ये आपका है तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु पे स्थित है। ठीक, अब पूछ रहा है कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के क्षेत्र में, तो मतलब पूर्वी हिस्सा में, इससे पश्चिमी हिस्सा इधर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण निक्षालन क्रिया से होता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, उपयुक्त सभी। तो जो इसका आंसर होगा वो है आपका सी, लेटराइट मिट्टी। क्योंकि लेटराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन क्रिया से होता है। इस प्रकार की मिट्टी क्रमिक रूप से शुष्क और नम मौसम वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां अधिक वर्षा के कारण चट्टानों में से चूने और बालू के अंश रिसकर नीचे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्न संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधियेतर संस्थाएं हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषद, अंतरराज्य परिषद। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा उत्तर सही है? तो जो इसका आंसर है वो आपका बी, 1, 2, 3। अंतरराज्य परिषद नहीं है। अंतरराज्य परिषद का गठन प्रावधान आर्टिकल 263 में, ठीक, का एक संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो जो आंसर इसमें कौन सा सही है? तो आपका ए, 1, 2 और 3। ठीक, क्योंकि अनुच्छेद 169 के अनुसार कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन से ही संविधान शोधन संभव है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 156 उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे
निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो है आपका डी, न तो फर्स्ट है न तो सेकंड है, क्योंकि दोनों कथन गलत है। आर्टिकल 156 में के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपने पद को धारण करता है तथा राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा कभी पद से हटाया जा सकता है। दूसरा है क्योंकि अनुच्छेद 156(3) के अनुसार राज्यपाल तब तक अपना पद नहीं छोड़ता जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण ना कर ले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है लेकिन परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो ये आपका बी, ऑप्शन बी सही है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए, तो सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो ये आपका डी, पंचायती राज को निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतान हैं तो। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं कि कथन ए कथन दो, मतलब कथन ए में संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आर में क्या है, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटें पर हुए चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए निर्धारित कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर होगा आपका डी, ये गलत है, आर सही है। क्योंकि भारत का संविधान, क्योंकि संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका है बी, दोनों कथन सही है। क्योंकि पहला कथन सही है, इसका उल्लेख है कि अनुच्छेद 59 में किया गया है कि अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को